हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है, हर्ड इम्यूनिटी कैसे प्राप्त की जा सकती है, हर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करती है, इसका इतिहास क्या रहा है, क्या भारत को इसको अपनाना चाहिए, इसके फेवर और अगेंस्ट दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। WHO का क्या स्टैंड है और एक अच्छा सा कंक्लूजन देके इस वीडियो को हम एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। देखिए, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद कोविड-19 से प्रभावित होने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत। संक्रमण से बचने के लिए तमाम एहतियात अपनाए जा रहे हैं, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे। कोरोना वायरस का जो टीका यानी कि जो वैक्सीन है वो भी अभी तक नहीं आया है और इसी वजह से इसके संक्रमण से बचाव के लिए प्राकृतिक रूप से हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के विकल्प पे विचार किया जा रहा है। तो जितने भी स्पेशलिस्ट या फिर विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार संक्रमण से बचने के लिए हर्ड इम्यूनिटी एक कारगर रणनीति, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो इसी की वजह से ये जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। तो हर्ड इम्यूनिटी से पहले हम समझेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो जब आपका बॉडी बीमार होता है या फिर आप संक्रमित होते हैं किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या फिर किसी भी पैथोजन से, तो हमारे बॉडी के पास एक नेचुरल क्षमता होती है कि उस पैथोजन से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार होती है। तो जब हमारा एंटीबॉडी उस पैथोजन को हरा देता है तो हमारा बॉडी क्या हुआ, उस पैथोजन से क्या हो गया, इम्यून हो गया। मतलब उस रोग से प्रतिरोध जो है वो हमारे बॉडी ने डेवलप कर ली। तो इसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब हम आते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। इसको हिंदी में कहते हैं सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर झुंड प्रतिरक्षा। तो ये जो टर्म है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आप अगर इस टर्म को ही देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये है क्या। तो देखिए, इसका जो पूरा का पूरा लॉजिक है वो ये है कि किसी भी, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फिर कोई भी पैथोजन हो फॉर दैट मैटर, उसको प्रोपैगेट करने के लिए, उसको ट्रांसमिट होने के लिए, उसको संक्रमित करने के लिए उसको एक बॉडी चाहिए जिसको हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, पॉपुलेशन में। तो अगर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि एक जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग उस बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर चुका है थ्रू वैक्सीनेशन, टीकाकरण के थ्रू, या फिर संक्रमित होके, यानी अगर आप संक्रमित होंगे तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी होगी तो आप वैसे भी रोग प्रतिरोधक हो जाएंगे, या फिर आप वैक्सीनेशन ले लेंगे तो भी आप रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेंगे। तो बाय एनी वे, अगर लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डेवलप कर लेती है तो उस वायरस या बैक्टीरिया को होस्ट बॉडी नहीं मिलेगा फैलने के लिए। तो क्या होगा, ये रुक जाएगा वहीं पे। तो ये क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा, जो महामारी है वो शांत हो जाएगी। यही इसका पूरा का पूरा जो है वो लॉजिक है, यही इसका आधार है कि किसी भी बैक्टीरिया का जो एग्रेसिवनेस है या नंबर है या फर्टिलिटी रेट है वही डिसाइड करता है कि वो कितना ज़्यादा कारगर है या फिर वो कितनी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। तो अगर उसको होस्ट बॉडी नहीं मिलेगा, मतलब अगर उसको वो मिलेगा ही नहीं जिसको वो इन्फेक्ट कर सके, तो वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। इसी को हम कहते हैं झुंड प्रतिरक्षा। इसको हम कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहते हैं या फिर इसी को हम इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन बातें समझी कि ये एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है पहला। दूसरा ये कि इस मेजर से हम क्या करते हैं कि हम एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जस्ट से कि जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान जनसंख्या है, उसको हम संक्रमित होने देते हैं ताकि वो इम्यूनिटी डेवलप कर लें, और इसके थ्रू जो हमारा वो जनसंख्या जो इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकता, जो वनरेबल है जैसे कि बूढ़े लोग या बच्चे लोग, उनको हम संक्रमित होने से बचा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि बीमारी को फैलने के लिए क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। तो होस्ट तो उनके पास कम होता जाएगा ना, तो बीमारी जो है वो सिकुड़ती जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो चेन है इन्फेक्शन का, जो विशियस चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो यही जो है ये पूरा का पूरा लॉजिक है बिहाइंड दिस हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो बात मैंने आपको अभी समझाई वही हम एक डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए, यहाँ पे एक कंटेजियस पर्सन है यानी कि ये संक्रमित इंसान है। तो ये अगर किसी हेल्दी इंसान जिसके पास ना तो वैक्सीनेशन है ना ही वो संक्रमित हुआ है, मतलब ये भी हेल्दी है, तो इसके चांसेस हैं कि ये कंटेमिनेट हो सकता है। यही हुआ, ये हो गया। लेकिन अगर इसका पाला एक ऐसे इंसान से पड़ता है जो इम्यूनाइज है, मतलब या तो ये संक्रमित हो गया नेचुरली और इसके बॉडी में एंटीबॉडी बन गई, या फिर ये वैक्सीनेटेड है, मतलब इसने टीकाकरण लिया है, इन एनी वे ही इज़ इम्यूनाइज्ड।
तो अगर कोई कंटेजियस पर्सन यानी कि संक्रमित इंसान एक इम्यूनाइज पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो आगे जो है इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, क्योंकि इसके बॉडी में तो ऑलरेडी है ना, ये लड़ सकता है उस वायरस से या बैक्टीरिया से, तो इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो है वो यही है कि एक नंबर, ये जो चेन है कि जितने ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे, जितने ज़्यादा लोग एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, जितने ज़्यादा लोग क्योर होंगे, उतना ही जो है इन्फेक्शन जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वायरस को जो है वो बॉडी नहीं मिलेगी इन्फेक्शन फैलाने के लिए। और दूसरा ये कि हम अपना जो वनरेबल सेक्शन है, जिनके पास इम्यूनिटी कम है, उसको हम बचा सकते हैं बाय अलाउइंग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको इन्फेक्ट करके। यही हमारा क्या है, हर्ड इम्यूनिटी है। अब समझते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। तो देखिए, फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, A.W. हेडरिच। इन्होंने ही 1930 में हर्ड इम्यूनिटी को सबसे पहली बारी नोटिस किया था मीजल के केस में। इन्होंने देखा था कि आफ्टर अ टाइम बीइंग एक टेम्पररी फेज आया था जहाँ पे इन्फेक्शन रेट जो है वो कम हो गया था, और जब 1960 में जब इसका वैक्सीनेशन आया, जब वैक्सीन आया, तब ये टोटली कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये है कि मास वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है हर्ड इम्यूनिटी के लिए। बिना वैक्सीनेशन के हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं कर सकती 100%। हर्ड इम्यूनिटी का हालिया फ़िलहाल के दिनों में यूज़ किया गया था नॉर्वे के द्वारा। इन्होंने इसको यूज़ किया था H1N1 जो स्वाइन फ्लू है उसके अगेंस्ट। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कैसे प्राप्त की जा सकती है, या फिर हर्ड इम्यूनिटी क्यों ज़रूरी होती है। तो ज़रूरी क्यों होती है वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने एक वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप बचा सकते हैं, जो कंटामिनेशन का जो चेन है आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके से हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त की जा सकती है। पहला तो ये कि आप इन्फेक्टेड हो जाएं और आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल तरीके से जो है वो एंटीबॉडी फॉर्मुलेट करे, तो आप इम्यून हो जाएंगे। दूसरा ये कि आप वैक्सीनेशन के थ्रू यानी कि टीकाकरण के थ्रू आप इम्यून हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसका इम्यून होना बहुत ही ज़रूरी है हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, कोई एक नया वायरस है, ये सबको इन्फेक्ट कर रहा है, उसके बाद कुछ जो पॉपुलेशन है उसमें इम्यूनिटी जो है वो जनरेट हो गई। जब 70% ऑफ द पॉपुलेशन में इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी तो बहुत ही कम लोग होंगे जिसको ये वायरस इन्फेक्ट कर सकेगा, मतलब इसको होस्ट ही नहीं मिलेगा, तो इन्फेक्शन क्या होगा, रुक जाएगा या कम हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करना। 3 थिंग्स कि आप इन्फेक्टेड हो या फिर वैक्सीनेटेड हो, दूसरा 70% ऑफ द पॉपुलेशन। एक और टर्म है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी की सीमा रेखा। ये तब आता है जब 92% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्टेड है या फिर इम्यून है थ्रू वैक्सीनेशन और बाय नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, अब हम दोनों पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं, इन फेवर एंड इन अगेंस्ट, कि क्यों हमको भारत जैसे देश को इसको अपनाना चाहिए या फिर क्यों नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों अपनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हैं उनका मत ये है कि भारत की एक पॉपुलेशन डेमोग्राफी ऐसी है कि भारत एज ए एक्सपेरिमेंट इसको कर सकता है। तो देखिए, जो डॉक्टर्स हैं या जो स्पेशलिस्ट हैं उनका कहना यही है कि एक तो लॉकडाउन और उसके बाद आइसोलेशन में रह रहे हैं लोग, ना तो जिम खुले हुए हैं, ना एक्सरसाइज है, ना आप बाहर जा रहे हैं, ना आप सूर्य की रोशनी में है, ना आप काम कर रहे हैं। तो इससे जो आपकी यंग जनरेशन है या फिर कोई भी है उनकी इम्यूनिटी कम ही हो रही है, बढ़ नहीं रही। तो अगर हम अपने यंग जनरेशन को बाहर जाने दें, उनको इन्फेक्ट होने दें ताकि वो नेचुरली इम्यून हो सके, तो इन्फेक्शन का जो ये रेट है, जो चेन है, उसको ब्रेक किया जा सकता है, जो कम्युनिटी ट्रांसफ़र है उसको रोका जा सकता है। एक लॉजिक जो है सो ये है। उसके बाद कुछ रिसर्चर्स हैं जैसे कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के और कुछ शोधकर्ता हैं, उनका कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी तकनीक जो है वो भारत में कारगर साबित हो सकता है। रीज़न बीइंग कि भारत में युवा जनसंख्या ज़्यादा है, इसके जो 50% जो पॉपुलेशन है वो 25 साल की उम्र से कम है, 65% पॉपुलेशन जो है वो 35 ईयर से कम है। तो भारत में क्योंकि यंग जनरेशन ज़्यादा है, मतलब यंग जनरेशन मतलब आपकी यंग जनरेशन की क्या होगी, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी, तो अगर वो इन्फेक्टेड होंगे भी तो वो नेचुरली क्या होंगे, एंटीबॉडी जनरेट करके ठीक हो सकते हैं। तो भारत चाहे तो ट्राई कर सकता है। और एक और लॉजिक है वो ये है कि वैक्सीनेशन इन एनी केस डू नॉट गारंटी 100% प्रोटेक्शन, मतलब अगर आप वैक्सीन अगर आ भी जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करेगा, जैसा कि होता है केसेस में, क्योंकि जो भी वायरसेस होते हैं वो म्यूटेट करते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वैक्सीनेशन आपको 100% जो है प्रोटेक्शन देगा, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी आपको दे सकता है। तो ये लॉजिक है हाँ वालों के पक्ष में कि क्यों भारत को इसको अपनाना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि क्यों नहीं अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला तो बात ये है कि अगर हम 70% ऑफ द पॉपुलेशन को इन्फेक्ट होने देते हैं बिना वैक्सीनेशन के, तो ये बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले कि हर्ड इम्यूनिटी तभी कारगर होती है जब आपका जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो। ठीक है, नेचुरल इन्फेक्शन से हर्ड इम्यूनिटी उतना कारगर नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि इनका कहना है कि यंगस्टर हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है इंडिया में, तो वो लोग जो है वो इसको अपना सकते हैं। भाई यंगस्टर हैं जनसंख्या में ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ यंगस्टर की प्रॉब्लम भी तो है। बहुत सारे यंग जनरेशन में तो लोग डायबिटीज़ से लड़ रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी का सामना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यंगस्टर जनरेशन है तो सारे के सारे लोग हेल्दी हैं। ठीक है, तो अगर हम 70% जब तक नहीं होगा पॉपुलेशन इन्फेक्टेड, तब तक तो वैसे भी हर्ड इम्यूनिटी को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम मतलब उनको हम इन्फेक्ट होने के लिए छोड़ दें तो ये तो बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा। और अगर इन्फेक्टेड होंगे भी तो उसके बाद उनका इलाज होना होगा, तो हमारे पास इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ ऑफिशियल्स नहीं हैं, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये एक इलॉजिकल सा लगता है कि जस्ट बिकॉज आपके पास यंग जनरेशन ज़्यादा है, आपके पास यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आप इसको अपना सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, ये जो पूरा का पूरा लॉजिक दिया जाता है कि भारत इसको अपना सकता है, वो ये है कि स्वीडन ने इसको अपनाया था। सबसे पहले हर्ड इम्यूनिटी का जो चर्चा है वो यूके में हुआ था, पर यूके में इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ बाय वेरियस रिसर्चर्स एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट, तो उसके बाद उन्होंने रिट्रैक्ट कर गए, मतलब वो अपने स्टेप से पीछे हट गए। पर स्वीडन इसको अपनाया, पर स्वीडन में भी इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होपफुल नहीं रहा। बिगनिंग में तो लगा कि अच्छा ये काम कर रहा है, बट एट द एंड जो है वो इन्फेक्शन के रेटेड और भी ज़्यादा बढ़ गए। और आप ये भी तो देखिए कि स्वीडन की पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़, इंडिया की कितनी है, 133 करोड़। तो 133 करोड़ का 70% ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज़ जस्ट टू मच। हमारे पास ना तो इतने ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है जो ये कि जो भी फॉरेन कंट्री है, फॉर लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ स्वीडन, वहाँ के जो यंग लोग हैं जिसको उन्होंने वो हर्ड इम्यूनिटी जिस पे वो ट्राई कर रहे हैं, वो लोग क्या रहते हैं, वहाँ पे लोग अकेले रहते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में जॉइंट फैमिली है, लोग परिवार के साथ रहते हैं। तो आपके पास पूरा का पूरा लॉजिक तो यही है ना कि आप यंगर जिनके पास इम्यूनिटी ज़्यादा है आप उसको इन्फेक्ट होने देंगे, ताकि वो नेचुरली जो है वो इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर ले, और जो आपकी ओल्डर पॉपुलेशन है उसको आप बचाएंगे क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो है वो कम है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। पर इंडिया में क्या है, जो भी यंगर जनरेशन है वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, तो कांटेक्ट तो हो ही जाएगा ना, तो जो इन्फेक्शन का जो चेन है वो तो ब्रेक ही नहीं होगा, तो इन्फेक्शन घटने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो जो अल्टीमेट आपका लॉजिक है कि आपको वेनरेबल को बचाना है बाय गेटिंग इन्फेक्टेड योर इम्यूनिटी, जो आपकी यंगर जनरेशन है उसकी इम्यूनिटी बढ़ा के, तो ये तो यहाँ पे ऑब्टेन किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम समझते हैं कि WHO का इस पूरे के पूरे मुद्दे पे क्या बयान रहा है। तो देखिए, WHO के अनुसार इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि जो लोग कोरोना के संपर्क में आए हैं उनमें पूरी तरह से इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकी है या नहीं, और अगर होती भी है तो कब तक, मतलब रिकरेंस के चांसेस भी हैं कि ये वापस से हो सकता है, और ऐसे केसेस चाइना में आए भी हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क ये है। और उसके बाद ये है कि हमने जाना है कि विदाउट वैक्सीन ये काम नहीं करता, तो इनकी सलाह ये है कि सरकारों को वैक्सीन का इंतज़ार करना चाहिए। और हमारे यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं वो भी इसी राय का समर्थन करते हैं कि भारत जैसी घनी आबादी वाले देश को हर्ड इम्यूनिटी एक वैकल्पिक रणनीति हमारे लिए जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और चीज़ जो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं या कह सकते हैं वो यही है कि एक तो ऐसी डिज़ीज़ जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, डिज़ीज़ पैथोलॉजी की हमें अभी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है नहीं, उस केस में जहाँ पे हमारे पास वैक्सीन है नहीं, ये एक बहुत ही डेंजरस स्ट्रैटेजी हो सकती है हर्ड इम्यूनिटी। तो जो अभी का जो पूरा का पूरा इशू है वो यही है कि चॉइस करना होगा बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि फॉर इंडिया herd immunity can be a very dangerous strategy. This was end of this video friends. I hope you find this video informative. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परीक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं at esakuntalam.edu@gmail.com. थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।